नमस्कार, मैं हूं मुकेश शुक्ला और किसान समाचार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड के प्रभावी प्रबंधन के लिए प्रभावित जिलों में गहन कार्रवाई और स्थानीय नियंत्रण उपाय करने की दी सलाह। संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए जिन जिलों में 10% सक्रिय मामले या बिस्तरों की उपलब्धता 60% है, वहां गहन कार्रवाई और स्थानीय रोकथाम के उपायों पर विचार करने को कहा। देश में ऑक्सीजन और उससे जुड़े उपकरणों की जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्र का एक और अहम फैसला। लिक्विड ऑक्सीजन सहित भंडारण में मौजूद ऑक्सीजन का तत्काल प्रभाव से गैर मेडिकल उपायों के लिए नहीं होगा इस्तेमाल। पीएम केयर फंड के तहत सहायता से चिकित्सा ऑक्सीजन क्षमता को बढ़ाने के लिए दिल्ली में 8 पीएसए ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र किए जा रहे हैं स्थापित। कोरोना महामारी में घरों तक भोजन सुनिश्चित करने के लिए किसान और खेतिहर मजदूर बहा रहे हैं पसीना। केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों से किसानों के लाभ के लिए फसलों की समय पर खरीद की जा रही है सुनिश्चित। प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी को गांव में प्रवेश करने से रोकने के काम में पंचायतों की भूमिका की सराहना की। उन्होंने ग्रामीण भारत को इस महामारी से दूर रखने की जरूरतों को दोहराया। कहा, गांव के प्रत्येक व्यक्ति को लगाया जाएगा टीका। और खबरें विस्तार से। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि कोविड के प्रभावी प्रबंधन के लिए प्रभावित जिलों में गहन कार्रवाई और स्थानीय नियंत्रण उपाय किए जाएं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड के प्रसार की श्रृंखला को तोड़ने के लिए 14 दिन की अवधि के लिए स्थानीय नियंत्रण किया जा सकता है। मंत्रालय ने कोविड संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राज्यों को अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों में सख्त प्रबंधन और नियंत्रण उपायों पर विचार करने की तत्काल आवश्यकता व्यक्त की है। सरकार ने राज्यों से कहा है कि महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए अत्यधिक प्रभावित जिलों को लक्ष्य बनाकर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। मंत्रालय ने कहा है कि जिन जिलों में 10% सक्रिय मामले हैं या बिस्तरों की उपलब्धता 60% है, इन 2 मानदंडों में से किसी एक को पूरा करने वाले जिलों में गहन कार्रवाई और स्थानीय रोकथाम के उपायों पर विचार किया जाना चाहिए। वहीं कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार के प्रयास युद्ध स्तर पर जारी हैं। ऑक्सीजन की अधिक आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए पीएम केयर फंड से देश भर में 551 पीएसए ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। ये संयंत्र देश भर के जिला मुख्यालयों में स्थापित सरकारी अस्पतालों में लगेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदेश दिया है कि इन संयंत्रों को जितनी जल्दी संभव हो सके स्थापित किया जाए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह संयंत्र जिला स्तर पर ऑक्सीजन आपूर्ति की दिशा में बड़ी सहायता देंगे। इन संयंत्रों की स्थापना से इन अस्पतालों में ऑक्सीजन की बेहतर आपूर्ति सुनिश्चित होगी। इससे पहले पीएम केयर फंड के तहत 162 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों को देश के अस्पतालों में स्थापित करने के लिए 201.58 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जा चुके हैं। वहीं कोरोना के इस दौर में देश में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पीएम केयर फंड से देश भर में 551 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जो जिला मुख्यालय में स्थापित सरकारी अस्पतालों में लगेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदेश दिया कि इन संयंत्रों को जितनी जल्दी संभव हो सके शुरू किया जाए। केंद्र सरकार ने सभी प्रमुख बंदरगाहों पर लिए जाने वाले शुल्क को माफ भी कर दिया है। पीएम केयर फंड के सहायता से चिकित्सा ऑक्सीजन क्षमता को बढ़ाने के लिए दिल्ली में 8 पीएसए ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। इस बीच देश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचाने में वायुसेना, नौसेना और भारतीय रेल जुटी हुई है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि मौजूदा स्टॉक सहित लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल सिर्फ मेडिकल जरूरतों के लिए होगा। किसी भी उद्योग के लिए लिक्विड ऑक्सीजन के इस्तेमाल की इजाजत नहीं है। ये फैसला तत्काल प्रभाव से लागू होगा। देश में ऑक्सीजन सप्लाई स्थिति
की समीक्षा के बाद केंद्र ने फैसला लिया है। अभी ऑक्सीजन उत्पादन कंपनियों को अपनी अधिकतम क्षमता से लिक्विड ऑक्सीजन उत्पादन करने और इसे मेडिकल जरूरतों के लिए सरकार को उपलब्ध कराने के लिए भी दिए गए हैं निर्देश। आपदा प्रबंधन कानून के तहत गठित नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी का राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया गया है। वहीं प्रधानमंत्री ने कोरोना के प्रबंधन और इस महामारी को गांव में प्रवेश करने से रोकने और इसके बारे में जागरूकता फैलाने के काम में स्थानीय स्तर पर नेतृत्व प्रदान करने में पंचायतों की भूमिका की सराहना की। उन्होंने ग्रामीण भारत को इस महामारी से दूर रखने की जरूरतों को दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायतों से समय समय पर जारी किए जाने वाले दिशा निर्देशों का पूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कहा है। उन्होंने याद दिलाया कि इस बार हमारे पास टीके का कवच है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि गांव के प्रत्येक व्यक्ति को टीका लगाया जाए और हर सावधानी बरती जाए। वहीं वर्तमान महामारी की स्थिति के बीच किसान और खेतीहर मजदूर हर प्रतिकूल स्थितियों के बावजूद यह सुनिश्चित करने के लिए अपना पसीना बहा रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं कि हमारे घरों तक भोजन पहुंच सके। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा समय पर किए गए हस्तक्षेप के साथ उनके मूक प्रयासों के ने यह सुनिश्चित किया है कि कटाई की गतिविधियों में न्यूनतम या कोई व्यवधान न हो। उठाए गए विभिन्न सक्रिय कदमों के परिणाम स्वरूप रबी फसल की कटाई समय से हो रही है और किसान के लाभ के लिए फसलों की समय पर खरीद सुनिश्चित की जा रही है। जहां तक रबी की फसल का सवाल है तो देश में 315.80 लाख हेक्टेयर में बोई गई कुल गेहूं में से 81.55% की कटाई पहले ही की जा चुकी है। राज्यवार कटाई में वृद्धि हुई है और यह राजस्थान में 99%, मध्य प्रदेश में 96%, उत्तर प्रदेश में 80% और हरियाणा में 65% और पंजाब में 60% तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र राज्य ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अपनी वार्षिक कार्य योजना को आज योजना के विवरण के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से प्रस्तुत किया और साथ ही पूरे राज्य में प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से जल का कनेक्शन प्रदान करने के लिए परिपूर्ण योजना भी प्रस्तुत की। महाराष्ट्र में 1.42 करोड़ ग्रामीण परिवार हैं, जिनमें से केवल 91 लाख यानी 64% घरों में ही नल से जल की आपूर्ति मिल रही है। राज्य की वर्ष 2021-22 में 27.45 लाख नल से जल के कनेक्शन देने की योजना है। राज्य में 13 जिलों, 131 विकास खंड और 12,839 गांवों को हर घर जल वाला बनाने और 100% कवरेज का लक्ष्य है। वर्ष 2020-21 में 1,828.92 करोड़ रुपए का केंद्रीय कोष राज्य को नल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवंटित किया गया है, जिसमें से राज्य केवल 457 करोड़ रुपए ही खर्च कर सकता है। वर्ष 2021-22 में राज्य को जेजेएम के तहत केंद्रीय निधि के लगभग 3,000 करोड़ रुपए मिलने की संभावना है। वहीं वन धन विकास योजना से जनजातीय नव उद्यमियों के बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन और मदद मिल रही है। 18 महीने से भी कम समय में 33,360 वन धन विकास केंद्र खोले गए हैं। ट्राइफेड ने 31 मार्च 2021 तक 300 वानिकी क्षेत्रों में प्रत्येक में से 2,224 वन धन विकास केंद्रों को अपनी मंजूरी दी है। वन धन विकास केंद्रों की स्थापना एमएफपी कार्यक्रम के लिए एमएसपी और हथकरघा तथा हस्तशिल्प उत्पादों समेत विभिन्न क्षेत्रों में ट्राइफेड द्वारा किए जा रहे प्रयासों में अब तक की प्रगति के संबंध में आज एक वर्चुअल संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ट्राइफेड के महानिदेशक श्री प्रवीण कृष्णा ने ये बात कही। उन्होंने बताया कि राज्य को चिन्हित एजेंसियों और क्रियान्वयन एजेंसियों की सहायता से इसे लागू करने और इसे अपनाए जाने में संदर्भ में बीते 18 महीने में जबरदस्त सफलता मिली है। देश के विभिन्न भागों में इस योजना की सफलता की कहानियां सामने आई है। वन धन विकास केंद्र के प्रारूप के संबंध में बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक वन धन विकास केंद्र में 20 जनजातीय सदस्य होते हैं और 15 ऐसे केंद्र से मिलकर वन धन विकास केंद्र का एक क्लस्टर बनता है। केंद्र सरकार द्वारा लिए गए कृषि सुधार कानूनों को लेकर कुछ राजनीतिक दलों ने किसान जो संगठनों को भ्रमित कर आंदोलन के लिए प्रेरित कर रखा है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब में खाद्यान्न उत्पादन से ज़्यादा बिक्री के घपले की खबर है। इन सभी के मसलों पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की पूर्व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री हुकुमदेव नारायण यादव से।
देखते हैं उनकी यह खास बातचीत। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि सुधार कानूनों में भ्रम की स्थिति के चलते कुछ किसान दिल्ली की सीमाओं पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी आंदोलन में एक नई खबर सामने आई है जिसमें कुछ किसान संगठन से जुड़े लोगों का कहना है कि इसको कांग्रेस प्रेरित या राजनीतिक दलों द्वारा प्रेरित किया जा रहा है, वित्तीय रूप से फंडिंग भी की जा रही है। क्या है इसका मकसद और क्यों राजनीतिक दल इस धरना प्रदर्शन में इन्वॉल्व है, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पूर्व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री हुकुमदेव नारायण यादव। जो आंदोलन में राजनीतिक दल इन्वॉल्व है, किसी का नाम आ रहा है, किसान यूनियन से जुड़े एक भानु प्रताप सिंह जो हैं, उनका कहना है कि इसको कांग्रेस फंडिंग करिए, इस पर आप क्या कहेंगे? राष्ट्रीय स्तर पर जो अपने को दल कहते हैं है नहीं राष्ट्रीय स्तर का, एक तो कांग्रेस और एक है वामपंथी। इनका समझौता है कि कहीं लड़ो, कहीं मिल के चलो, लेकिन एक लक्ष्य रखो कि हम हिंदुस्तान के अंदर जो कुछ भी परिवर्तन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आ रहा है उस परिवर्तन को रोको, वो आने नहीं पाए। घबराहट है सबको, देश में सारे बिचौलियों को। तो कहीं भी किसी क्षेत्र में जो बिचौलिया है सबका एक यूनियन बन गया है, बिचौलिया महासंघ। और बिचौलिया महासंघ अपने अपने जाति को कहीं जाट के नाम पर, कहीं सिख के नाम पर, कहीं किसी के नाम पर लोगों को उस्का रहे हैं। और जात के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं, उनकी जो पूंजी है वही है। आंदोलन की जो बात करें, आपने एक जिक्र किया कि जो पक्का निर्माण कार्य कर लिया, लोगों को आने जाने में भी दिक्कत हो रही है और जो एक दूसरे राज्य से वाहनों की आवाजाही है वो भी बाधित हो रही है। देखिए ये तो साफ है ना, ये कानून है, अतिक्रमण विरोधी कानून है, सभी राज्यों के हैं, केंद्र सरकार के भी अपने हैं। केंद्र सरकार के उतने नहीं है क्योंकि ये राज्य सरकार का है। तो अतिक्रमण का मतलब क्या है? अतिक्रमण कि गैर कानूनी तरीके से कहीं हम प्रवेश करें, कब्जा करें। तो अतिक्रमण केवल जमीन का नहीं है, अतिक्रमण सब क्षेत्र में हो रहा है, राजनीति के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में और सरकारी संपत्ति के संबंध में। पंजाब में जो खबरें आ रही है कि उत्पादन से ज़्यादा खरीद हुई है, तो ये भ्रष्टाचार किस तरह का है और इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, इस तरह के जो कारनामे हो रहे हैं? अब आगे आ रहा है ना कि सरकार के तरफ से एफसीआई वाले पर भी वहाँ खोजबीन हुई है, कागज निकले गए हैं। तो ये निकल के आ रहा है कि राजनीति, व्यापार और सरकारी उपक्रम संस्था एफसीआई, इसके कुछ अफसर, इन सब लोगों का एक गठबंधन बना हुआ था, जो अभी तो पंजाब का आया है, हरियाणा में भी जांच होने पर निकलेगा मामला, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ऐसा मामला निकल सकता है। तो ये जो सरकार जब जा रही है ना, उस ओर व्यापारी लोग भी हैं, राजनेता भी हैं और सरकार के प्रशासन चलाने वाले भी लोग हैं और उसमें कुछ राजनीति करने वाले जो लोग हैं स्थानीय स्तर पर, वो लोग भी हैं। तो ये तो पूर्व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री हुकुमदेव नारायण यादव, जिनका मानना है कि लोकतंत्र में आंदोलन करने की आज़ादी सबको है, लेकिन आंदोलन के नाम पर अनुचित कार्य और राष्ट्र विरोधी गतिविधियां करना कतई उचित नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे सहयोगी कैमरामैन संदीप के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और करते हैं अगली खबर का। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि सुधार कानून की आड़ में आंदोलन कर रहे किसान संगठनों को आड़े हाथों लेते हुए वरिष्ठ भाजपा नेत्री सुदेश ने कहा कि किसान आंदोलन करने वाले लोग चुनावी राज्यों में जाकर क्या कर रहे हैं। सुदेश ने कहा कि ये लोग मोदी विरोध के साथ साथ आंदोलन के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। इनका ना किसानों से कोई सरोकार है और ना ही देश से। मोदी विरोध की राजनीति ही इनका एकमात्र खेती है। किसान आंदोलन शुरू से ही आंदोलन करने वालों की नीयत ही ठीक नहीं थी। वो आंदोलन करने नहीं आए थे, वो किसानों के हित में लेकर के यहाँ नहीं आए थे, ना उनको किसानों के कोई परेशानी से सरोकार था। वो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए आए थे और वो राजनीति चमकाने के चक्कर में ही वो कर रहे हैं। अगर उनसे पूछा जाए आज कि भाई आपकी समस्याएं यहाँ हैं, आपकी समस्याएं केंद्र सरकार से है, तो आप जो चुनाव वाले प्रदेश हैं वहाँ जा करके क्या कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं जनता को? अगर जनता को संदेश देना चाहते हैं तो वो तो यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। वहाँ पूरी बातें, आज मीडिया इतना वो है, सब जगह छोटी सी कहीं घटना होती है तो पूरे देश में
तुरंत उसका प्रभाव जाता है, तुरंत वो बातें चली जाती हैं, तो वहाँ जा कर के ही उनको वो करके, लेकिन नहीं, उनको राजनीति करना है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए और इस सरकार को अस्थिर करने के लिए उनका ये सारा षड्यंत्र है। ये कोई आंदोलन नहीं है, ना कोई किसानों के हित में है, ना किसानों से इसका कोई सरोकार है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीबों के लिए प्रतिबद्धता के क्रम में और कोविड-19 हालात के मद्देनज़र गरीब और ज़रूरतमंदों के सामने मौजूद मुश्किलों को दूर करने के लिए भारत सरकार ने मई और जून महीने के लिए PMJKY योजना की घोषणा की है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग में सचिव सुधांशु पांडे ने मीडिया से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के दायरे में आने वाले लगभग 80 करोड़ लाभार्थी को प्रति महीने प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त आवंटन करने का फैसला लिया गया है। यह आवंटन पूर्व में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के समान व्यवस्था की तर्ज पर अगले 2 महीने मई और जून 2021 के लिए NFSA खाद्यान्न का आवंटन किया जाएगा। वहीं माल परिवहन में आमूल चूल परिवर्तन लाने और कुल लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए ऑटोमेटिक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कमेटी ने अपने AIMS 113 मानकों में संशोधन कर सड़क ट्रेनों की सुरक्षा आवश्यकताओं को शामिल किया है और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट पर मसौदे को प्रकाशित किया गया है। भारतीय परिचालन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए यूरोपीय बेंचमार्क की जांच के बाद ये मानक तैयार किए गए हैं। ये मानक लंबी दूरी के फ्रंट कॉरिडोर के साथ माल की तेज और कुशल आवाजाही के लिए एक मार्ग बनाने का काम करेंगे। सड़क ट्रेनों एक मोटर वाहन है जिसमें खींचने के लिए पुलर का इस्तेमाल किया जाता है, जो ट्रॉलर या अर्ध ट्रॉलरों के सीरियल संयोजन से जुड़ा होता है। ये भीड़ को कम करने, ईंधन बचाने और शोर और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए चुनिंदा मार्गों पर काम करेगा। वहीं भारत ने पिछले सालों में कृषि उत्पादों के मामले में लगातार निर्यात अधिशेष कायम रखा है। 2019-20 के दौरान भारत का कृषि एवं संबद्ध जिन्सों का निर्यात 2.52 लाख करोड़ रुपए और आयात 1.47 लाख करोड़ रुपए था। यहां तक कि महामारी के कठिन समय में भी भारत ने इस बात का ध्यान रखा है कि वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला टूटने ना पाए और लगातार निर्यात को जारी रखा है। अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 के दौरान कृषि एवं संबंधित जिन्सों का 2.74 लाख करोड़ रुपए का निर्यात किया गया है, जो पिछले साल की समान अवधि में हुए 2.31 लाख करोड़ रुपए के निर्यात के मुकाबले 18.49% अधिक रहा। निर्यात में महत्वपूर्ण सकारात्मक वृद्धि दर्शाने वाले वस्तुओं में गेहूं, अन्य अनाज, चावल, बासमती के अलावा सोया, मील, मसाले, चीनी कपास, ताज़ा सब्जियां, प्रसंस्कृत सब्जियां और मादक पेय शामिल हैं। गेहूं और अन्य अनाजों के मामले में पिछले साल में की तुलना में भारी वृद्धि दर्ज हुई है और ये क्रमशः 425 करोड़ रुपए से बढ़कर 3,283 करोड़ रुपए और 1,318 करोड़ रुपए से बढ़कर 4,542 करोड़ रुपए हो गई है। कुछ खास देशों की मांग पर नेफेड ने G2G व्यवस्था के तहत 50,000 मीट्रिक टन गेहूं का निर्यात अफगानिस्तान को और 40,000 मीट्रिक टन गेहूं का निर्यात लेबनान को भी किया है। भारत ने गेहूं के निर्यात के मामले में 727% की जबरदस्त वृद्धि दर्ज की है। बिहार के भाजपा सांसद अजय निषाद ने किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे आंदोलनकारियों को खरी खोटी सुनाते हुए कहा है कि 5 स्टार होटल आंदोलन करने वाले इन लोगों का किसान से कोई लेना देना नहीं है। केंद्र सरकार को अस्थिर करना ही इन तथा कथित किसानों का मकसद है। भारत के आज़ाद होने के बाद लगभग 75 साल होने जा रहा है, बहुत सारे आंदोलन हुए, लेकिन ऐसा 5 स्टार आंदोलन हम लोगों ने आज तक नहीं देखा। और जो ये आंदोलन की रूपरेखा चाहे जिसने नहीं रची, उसका मकसद ये नहीं था कि किसान को हक दिलाना है, उसका मकसद ये था कि भारत को अस्थिर करना है। जो आंदोलन आप देख रहे थे, जो भी वीडियो फुटेज आ रहे हैं कि किसान के लिए मसाज मशीन लगा हुआ है, फ्रिज लगा हुआ है, वॉशिंग मशीन लगा हुआ है, जो खाना का उनका पैकेट मिलता था उसमें ड्राई फ्रूट रहते थे, पिज़्ज़ा का मशीन लगा हुआ था, तो ऐसा आंदोलन देश में कभी किसी ने नहीं देखा। वहीं अजय निषाद ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने के मकसद से ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। पीएम के खिलाफ आंदोलन करना ही इनकी फितरत है।
उनको लग रहा है कि जब तक नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री हैं तो हम कहीं से सत्ता में आने का दूर दूर तक उनको दिख नहीं रहा है। तो प्रधानमंत्री जी का छवि खराब करने के लिए ये लोग जो है पूरा फंडिंग कर रहे हैं। इसमें कांग्रेस का ही नहीं पैसा, हम तो कहेंगे बाहर से भारत विरोधी जितनी भी शक्तियां हैं वो भी पैसा दे रही हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं वो भी पैसा दे रहे हैं। जो प्रधानमंत्री मोदी को नहीं चाहते हैं कि देश में प्रधानमंत्री ये बने रहें वो भी लोग भी पैसा दे रहे हैं। तो बहुत सारी जो भारत विरोधी शक्तियाँ हैं वो इकट्ठा होकर इस लड़ाई को हवा दे रही हैं। लेकिन इस आंदोलन में दूर दूर तक आप देखेंगे किसान का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो भी लोग हैं जो इस आंदोलन में कहीं ना कहीं इधर से उधर से लोग फर्जी किसान को बनाकर कि यही आंदोलन की रचना कर रहे हैं जो ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। वहीं जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण घरों में नल के पानी का कनेक्शन प्रदान करने के लिए अरुणाचल प्रदेश की वार्षिक कार्य योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए संतृप्त योजना के विवरण के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश की गई। प्रस्तुति के दौरान अरुणाचल ने 2023 तक हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य हासिल करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। अरुणाचल में 2.17 लाख ग्रामीण परिवार हैं जिनमें से 1.01 यानी 47% लाख के आसपास नल के पानी की आपूर्ति है। 2020-21 में पहाड़ी राज्यों में लगभग 65,000 नए नल के पानी के कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। 2021-22 में राज्य की योजना 3 जिले, 18 प्रखंड और 1,825 गाँव को हर घर जल संपन्न बनाने की है, जिसका मतलब है कि इन क्षेत्रों में हर ग्रामीण घरों में 100% नल के पानी का कनेक्शन होगा। राज्य की योजना 2021-22 में 65,000 नल का कनेक्शन देने की है। वहीं देश में कोविड टीकाकरण अभियान सुचारू रूप से चल रहा है। परिवार और कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 25,36,000 से अधिक का टीकाकरण किया गया है। मंत्रालय ने बताया कि देश में अब तक 14 करोड़ 9 लाख से अधिक कोरोना टीके की खुराक दी गई है। वहीं देश भर में बदलते मौसम के तहत किसानों को अपनी फसलों का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। मौसम बदलने के साथ ही किसान अपनी खेतीबाड़ी में क्या क्या रखें सावधानियां, आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में टमाटर, मिर्च और शिमला मिर्च की पौध लगाने का काम करें। इन दिनों हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में किसान पहले से खोदे गए गड्ढों में सेब की पौध की रुपाई कर सकते हैं। गौरतलब है कि सेब के पौधों की रुपाई दिसंबर से लेकर मार्च तक के महीने में की जा सकती है। ये समय सेब की रुपाई के लिए अंतिम समय है, इसलिए सही आकार के गड्ढों में सेब के पौधों की रुपाई करें और पौधे से पौधे के बीच उचित दूरी रखें। पौधों की रुपाई के समय ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करें। साथ में विशेषज्ञ की सलाह से फफूंदी नाशक दवा का भी छिड़काव करें। अगर पहले ही पौधों की रुपाई कर चुके हैं तो तना छेदक और अन्य कीटों की निगरानी करते रहें। इस समय हिमाचल प्रदेश में अनार की रुपाई भी की जा सकती है। रुपाई के समय पौधों की खराब टहनियों की छटाई कर दें और इन पौधों को सीधी पड़ने वाली धूप से बचाएं। समय समय पर पौधों में सिंचाई करते रहे। वहीं कीवी के पौधों में भी सिंचाई की जरूरत है। पौधों की जड़ों में नमी बनाए रखने के लिए मल्चिंग का काम करें। इसी तरह इस समय आम के बागों में भी खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि फूल आने की शुरुआत में कीट सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। किसानों को सलाह है कि वो आम के बागों में विशेषज्ञ की सलाह से कीटनाशक दवा का छिड़काव करें। आम के पेड़ों की क्यारियां साफ करें। बाग में मौजूद खरपतवार को उखाड़कर नष्ट कर दें। बागों में सिंचाई का काम पूरा हो जाना चाहिए। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ के किसान टमाटर, बैंगन, मिर्च, खीरा, लौकी, कद्दू, करेला और भिंडी जैसी सब्जियों की रुपाई करें। घाटी क्षेत्र में खरीफ की सब्जियों की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करें। बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हों। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। बाजार में बेबी कॉर्न की काफी मांग है। ये अमेरिका, यूरोप और दक्षिण एशिया में काफी मशहूर है। अब भारत के शहरी इलाकों में भी इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है
कि भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे 2 तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 1.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में 1 बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या इसे बेचकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त की जा सकती है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। दिल्ली के आसपास के इलाकों में किसानों ने बेबी कॉर्न प्रसंस्करण के संयंत्र भी लगाए हैं। प्रसंस्करण के बाद बेबी कॉर्न के दाम भी अच्छे मिलते हैं और इसे लंबे समय तक भंडार करके रखा भी जा सकता है। तो किसान समाचार के इस अंक में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।